म्यूट कर दें। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। फर्स्ट जो आपकी सब स्टेज है थॉरिक्स की, तो उसका ऑलमोस्ट आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज भी हम जो है, जैसे लास्ट टाइम आपकी मेरे साथ क्लास थी उसमें हम लोगों ने रिवीजन किया था, और आज की भी क्लास में हम लोग जो है डायफ्राम की रिवीजन करेंगे। और जी, तो ये आप देख रहे हैं कि डायफ्राम के अंदर ओपनिंग्स हैं, जो मेजर ओपनिंग्स हैं और कुछ माइनर ओपनिंग्स हैं। ठीक है, डायफ्राम बेसिकली एक पार्टीशन है जो कि आपके थॉरिक्स को एब्डोमेन से सेपरेट करती है, और कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको पेयर्स करके थॉरिक्स से एब्डोमेन में जाते हैं, तो उसके लिए मेजर ओपनिंग्स हैं एज वेल एज माइनर ओपनिंग्स हैं। ठीक है, अब आपको जो है ये इसका इंफीरियर व्यू ऑफ द डायफ्राम नजर आ रहा है। उसमें हम जो है कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको जीफर्ड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम नजर आ रहा है, और मैंने इसकी ओरिजिन एंड इंसर्शन बताई थी डायफ्राम की कि कहाँ कहाँ से ये मस्कुलर ओरिजिन लेगा और कहाँ कहाँ से ये अपने आप को इंसर्ट आउट करेगा। ठीक है, इसकी इंसर्शन जो है वो सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम है। ठीक है, और जो है यहाँ पर आपको एक स्टर्नल पार्ट से डायफ्राम की ओरिजिन नजर आ रही है। ठीक है, उसके अलावा इसकी कॉस्टल मार्जिन से ओरिजिन नजर आ रही है डायफ्राम की। राइट कॉस्टल पार्ट पे आपको ओरिजिन ऑफ द डायफ्राम नजर आ रहा है। ठीक है, फिर सेंट्रल टेंडन जो है ये ग्रेश आपको जो पोर्शन सेंटर में वो नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत डिटेल में मैंने मीडियन आर्कुएट लिगामेंट आपको बताया था। ठीक है, आयोटिक हाइटस जहां से आयोटा की जो है वो पैसेज होगा एज डिसेंडिंग एब्डोमिनल अयोटा, यानी कि डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा जब अयोटिक हाइटस से पास आउट होगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा डिसेंडिंग एब्डोमिनल अयोटा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास राइट क्रस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है। ठीक है, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है। इसी तरह आप अगर लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो मीडियल जब है तो उसके साथ साथ लेटरल आर्कुएट लिगामेंट भी होगा। ये आप साथ देख रहे हैं कि लेटरल आर्कुएट लिगामेंट्स भी आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको 12th रिब नजर आ रही है। फिर लंबर पार्ट जो है वो आप देख रहे हैं कि वहां से ओरिजिन है इसका। ये सारी की सारी मैं आपको इंफीरियर व्यू की जो है ना वो डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ, और ये हम लोगों ने पहले जो है वो इसको डिटेल में स्टडी कर लिया है। एंट्रोमीडियन गैप नजर आ रहा है आपको। ठीक है, स्टर्नोकोस्टल ट्रायंगल एंट्रोलेटरल गैप नजर आ रहा है। ठीक है, केवल ओपनिंग है जहां से इंफीरियर वेना केवा आपके ड्रेन करेगा, वो जाके सारा का सारा इंफीरियर पोर्शन का ब्लड इनटू द राइट एट्रियम। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा सारा का सारा अपर पोर्शन से ड्रेन करेगा राइट एट्रियम में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कॉस्टल जो है वो कार्टिलेजेस भी आपको नजर आ रही हैं। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट कॉस्टल पार्ट से डायफ्राम के ओरिजिन है। इसोफेजियल हाइटिस जो है वहां से इसोफेगस जो है वो पास करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गैप फॉर सॉस मेजर एंड लेफ्ट क्रस आपको नजर आ रहा है। इसी तरह राइट क्रस भी आपको साइड से नजर आ रहा है। लंबोसेक्रल ट्रायंगल नजर आ रहा है। 12th रिब क्वाड्रेटस लंबोरम इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट। ठीक है, ये सारा का सारा इंफीरियर व्यू ऑफ द डायफ्राम मैंने आपको। अच्छा, ये इसकी जो है दूसरी पिक्चर है। पहले आप लोगों ने ये व्यू देखा है इसका। ठीक है, इंफीरियरली। अब आप ये वाला देखें, इसमें आपको वही सारा कुछ है। ठीक है, उसमें अब आपको कुछ स्ट्रक्चर पास होते हुए भी नजर आ रहे हैं, लाइक जैसे फॉरमेन फॉर इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम स्टार्ट से ऊपर से देखते हैं तो इंफीरियर फ्रेनिक नजर आ रही हैं आपको मीन्स। ठीक है, जो कि इंफीरियर वेना केवा के साथ हैं। फिर आपको सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम ग्रेश इन कलर नजर आ रहा है। फिर फॉरमेन फॉर इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, जहाँ से ये ब्लू आउटलाइन आपको नजर आ रही है वहां से ही इंफीरियर वेना केवा की पैसेज है। फिर राइट फ्रेनिक नर्व। ठीक है, वहां से आपको अब ये राइट फ्रेनिक
नर्व नजर आ रही है, फिर मीडियन आर्कुएट लिगामेंट जो कि हमने पहले पे वाली पिक्चर में भी देखा है, ठीक है ना। ये सारी की सारी इंफीरियर व्यू की, जैसे मैंने आपको पहले इंफीरियर व्यू दिखाया है, ये एक और डायग्राम है जो कि आपको इंफीरियर व्यू शो कर रही है। राइट क्रेस्ट नजर आ रहा है, फिर लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है, फिर 12 स्ट्रेब है, ट्रांसवर्स प्रोसेस, फर्स्ट लंबर वर्टिब्री, ठीक है। ये आपको जैसे जैसे पता चल रहा है कि हम इंफीरियर व्यू की बात कर रहे हैं। अगर ये लंबर की बात ना होती तो थोरेसिक की बात हो रही होती। फिर मीडियल आर्कुएट लिगामेंट है, इसी तरह एजाइगस वेन आपको नजर आ रही है, ठीक है। उस तरह अगर हम ज़ीफॉइड प्रोसेस देख लेते हैं कि वो आपको छोटा सा नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये सारी की सारी आपको पता है कि इसकी ओरिजिन जो है वो डायफ्राम की ज़ीफॉइड प्रोसेस से है, कॉस्टल पार्ट से और लंबर पार्ट से, ठीक है। आफ्टर दैट अब आपको यहाँ पर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड वेन, लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, ठीक है, ये सब शो हो रहा है। उसके अलावा आपको इसोफेजियल हाइटिस नजर आ रहा है जिसमें से एसोफेगस का पैसेज है, ठीक है, और पोस्टीरियर वेगल नर्व, पोस्टीरियर वेगल ट्रंक भी वहीं से पास करेगा। उसके बाद आप देखें तो लेफ्ट फ्रेनिक नर्व नजर आ रही है, इस तरह राइट साइड पे राइट फ्रेनिक नर्व है, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है, ठीक है, उसके ब्रांचेस हैं। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी जो कि डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा से राइज कर रही है, ग्रेटर स्प्लैंकिक नर्व, ठीक है, वो आपको नजर आ रही है बिल्कुल। अगर आप साइड साइड पे देखते हैं ना, ठीक है, आयोटा के, तो आपको ग्रेटर स्प्लैंकिक नर्व नजर आती है। फिर आ जाती है हेमीजाइगस वेन नजर आ रही है, फिर लेटर स्प्लैंकिक नर्व नजर आ रही है, ठीक है। फिर अयोटिक हाइटिस जिसमें से अयोटा पास करेगा, ठीक है। ये कोई ओपनिंग पेयर्स करके नहीं होती अयोटा की, ठीक है, जैसे कि इसोफेगस और वेना केवा की है। अच्छा, फिर उसके अलावा क्वाड्रेटस लंबोरम मसल नजर आ रहा है, सॉस मेजर मसल नजर आ रहा है, सिंपैथेटिक ट्रंक आपको नजर आ रहा है, ठीक है, बहुत क्लियर कट नजर आ रहा है सिंपैथेटिक ट्रंक, ठीक है। फिर आगे मूव करते हैं जी, ओरिजिन। ओरिजिन एक इसकी स्टर्नल पार्ट से, एक इसकी कॉस्टल पार्ट से, एक इसके वर्टिबल पार्ट से। अब अच्छा, अब इसकी जो ना ओरिजिन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक रिमाइंडर देना था कि जो आप लोग को फर्स्ट सब स्टेज ऑफ द थॉरिक्स की डायग्राम्स कहीं थी डॉक्टर नबीला ने, उसको आप जो है अपनी सब स्टेज से पहले अपने अपलोड कर दें, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके पेपर्स की चेकिंग करेंगे और उसके अंदर आपके मार्क्स जो है वो इंक्लूड होंगे। तो जिस जिसका अभी रह गया है तो वो काइंडली अपने आप को तो स्पीड अप कर ले और जो है ना जो डायग्राम्स है वो पोस्ट कर दें। अच्छा जी, अब हम ओरिजिन की तरफ आते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, स्टर्नल पार्ट इसकी ओरिजिन है डायफ्राम की, उसके अलावा जो है वो कोस्टल पार्ट से है, ठीक है, और उसके बाद वर्टिबल पार्ट से है। बेटा आप लोगों ने अपलोड जो है वो डॉक्टर नबीला के व्हाट्सएप पे करनी है। आपको उन्होंने कल भी बताया है, उससे पहले भी जब उनका लेक्चर हुआ है उन्होंने आपको बताया, उनके व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखकर, ठीक है, अपना फुल नेम के साथ आपने उनके व्हाट्सएप के ऊपर पोस्ट करनी है, ठीक है। तो बेटा वही करनी है आप लोगों ने इस बार। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट उन्होंने आपको डायग्राम्स बताई हैं आपने वही पोस्ट करनी है। मैंने आपको ऐसा कोई अपने जो है ना वो टॉपिक्स की डायग्राम नहीं बताई है, बताई सिर्फ उन्होंने हैं, और वही आप लोगों ने अपलोड करनी है और उन्हीं के व्हाट्सएप पे करनी है। आई होप आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो आगे इसको हम कंटिन्यू करते हैं। बेटा सिलेबस भी आपको वो उन्होंने बता दिया, प्लीज आप उन्हीं के जो है फरहान, अगर आप क्लासेस ले रहे हो ना तो आपको सिलेबस पूछने की जरूरत ना पेश है। ये एक दफा आप जो है ना डॉक्टर नबीला जो कि आपकी सब स्टेज बनाएंगी, ठीक है, तो आप उनके व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, आप उनसे जो है वो पेजेस नंबर पूछ लें। और उन्होंने कल भी उनका आपके साथ लेक्चर था और मेरी उनके साथ डिस्कशन हुई है, और उन्होंने बताया मुझे कि मैं बच्चों को मतलब जो कल गुजर गया है वो आपको बताया है उन्होंने कि कहाँ से कहाँ पेजेस आपने कौन कौन से पेजेस करने, ठीक है। मैंने आपको इस सब स्टेज में जो है वो आफ्टर जनरल एनाटॉमी थॉरिक्स स्टार्ट कराया, तो उसमें मैंने आपको दो टॉपिक्स डिटेल में पढ़ाए हैं, जिसमें एक ब्रेस्ट है और दूसरा जो है वो डायफ्राम है। तो दोनों को जो है वो मैं
लास्ट मेरा जब आपके साथ था इंटरेक्टिव, उसमें मैंने आपको ब्रेस्ट की रिवीजन कराई थी, और आज जो है उसमें मैं आपको डायफ्राम की रिवीजन कराऊंगी। और जो है जहाँ तक ये पिक्चर्स से रिलेटेड है, डायग्राम से, वो आपने उन्हीं के वॉल पे पोस्ट करना है, उन्हीं के आपने व्हाट्सएप पे पोस्ट करनी है डायग्राम्स। और सिलेबस भी आप ना डॉक्टर नबीला का जो आपके पास नंबर है बेटा, जहाँ आप पोस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप उनसे जो है ना एक दफा सिलेबस की भी डिटेल पूछ लें, ठीक है। अच्छा जी, हम इसको आगे रिवाइज करते हैं कि डायफ्राम की जो ओरिजिन है इज फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है। बेसिकली डायफ्राम ओरिजिन करता है स्टर्नल से, कॉस्टल से एंड वर्टिबल पार्ट से, ठीक है। सो इसकी ओरिजिन जो है वो हमारे पास 3 जगहों से है। A sternal part arising from the posterior surface of the xiphoid process, ठीक है। अब चूंकि आपको स्टर्नम है, उसकी इंटीरियर सरफेस भी है और उसकी पोस्टीरियर सरफेस भी है, तो इसकी जो ओरिजिन है वो इसकी पोस्टीरियर सरफेस से होगी, डायफ्राम की ओरिजिन का स्टर्नल पार्ट वाली। फिर हमारे पास सेकंड है कॉस्टल पार्ट। कॉस्टल पार्ट अराइजिंग फ्रॉम द डीप सरफेस ऑफ द लोअर 6 रिब्स, ठीक है, एंड द कॉस्टल कार्टिलेजेस। तो आपकी जो लोअर 6 रिब्स हैं, ठीक है, उनकी डीप सरफेस से या उनकी सरफेसेस से, ठीक है, और उनके कॉस्टल कार्टिलेजेस शामिल हैं, ठीक है। ये नहीं सिर्फ रिब्स हैं, सिर्फ उन्हीं से वो अराइज हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसको साथ में इस सेंटेंस को पूरा लिखने का मकसद ये है कि रिब्स एज वेल एज कॉस्टल कार्टिलेजेस, तो ये कॉस्टल पार्ट वहां से अराइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि जो 7th आपकी 12 रिब्स हैं, जिसमें से 11 एंड 12 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है। तो ये चूंकि लोअर 6 रिब्स की बात कर रहे हैं, उनके कॉस्टल कार्टिलेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लोअर 6 रिब्स हैं वो 7 से लेकर 12 तक है। जो जो कॉस्टल कार्टिलेज हैं वो तो शामिल होंगे, और जहां नहीं है उसको आप छोड़ दें, जैसे फ्लोटिंग के नहीं होते, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वर्टिबल पार्ट। वर्टिबल पार्ट अराइजिंग बाय वर्टिबल कॉलम, वर्टिकल कॉलम्स और क्यूरेरा, ठीक है। वर्टिबल पार्ट जो है ना वो इसका अराइज हो रहा है वर्टिकल कॉलम से या क्यूरेरा से एंड फ्रॉम द आर्कुएट लिगामेंट्स, ठीक है। अब इसकी जो क्यूरेरास हैं, आर्कुएट लिगामेंट है, ये इसकी फिर से डिटेलिंग बता रही हूँ मैं आपको कि जो वर्टिबल पार्ट है, एक तो वर्टिकल कॉलम से या क्रस से और आर्कुएट लिगामेंट से अराइज करेगा। अब इसी तरह इसका राइट क्रस है और लेफ्ट क्रस है। जो राइट क्रस है, एक पिक्चर दिखा देती हूँ मैं आपको, पीछे जाते हैं हम इसके डायग्राम के। अब ये देख रहे हैं आप, ये आपको राइट क्रस नजर आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको लेफ्ट क्रस नजर आएगा, ठीक है। एक तरफ राइट है, एक तरफ लेफ्ट है। इसकी डिटेल करने के बाद मैं आपको दोबारा पिक्चर दिखाऊंगी। जो राइट क्रस है, साइड ऑफ द बॉडीज ऑफ द फर्स्ट 3 लंबर वर्टिब्री, ठीक है, साइड्स ऑफ द बॉडीज ऑफ द फर्स्ट 3 लंबर वर्टिब्री, यानी कि L1 L2 L3 जो फर्स्ट 3 लंबर वर्टिब्रीज हैं, उनके बॉडीज जो है ना उनके साइड्स हैं, ठीक है। एंड द इंटरवर्टिबल डिस्क, और इनके दरमियान की जो इंटरवर्टिबल डिस्क है वहां से आपका राइट क्रस अराइज करेगा, ठीक है। किसी ट्रांसवर्स प्रोसेस से, स्पाइनस प्रोसेस से, ठीक है, उनकी बात नहीं हो रही, ना ही किसी पेडिकल्स की, लेमिनास, इनकी भी बात नहीं हो रही, ना ही किसी पेडंकल्स की बात हो रही है। ये जो बॉडीज हैं उनके साइड से, वो भी फर्स्ट 3 लंबर वर्टिब्रा जो कि L1 है, L2 है, L3 और इनके इंटरवर्टिबल डिस्क्स हैं, ठीक है, वहां से आपका राइट क्रस अराइज करेगा। And the left crest arise from the side of the bodies of the first 2 lumbar vertebrae and the intervertebral disc. और इसी तरह जो लेफ्ट क्रस है वो भी जो लंबर वर्टिब्रीज है उनकी बॉडीज के साइड से अराइज करेगा और इनके इंटरवर्टिबल डिस्क। तो जो राइट साइड की लंबर वर्टिब्रीज में L1 L2 L3 है, मगर वेयर एज लेफ्ट क्रस की जो लंबर वर्टिब्रीज है उसमें सिर्फ L1 एंड L2 है, ठीक है। ये आपका एमसीक्यू रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, कि राइट साइड जो है वो अराइज होती है L1 L2 से, तो दिस इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये मेक श्योर कर लें कि जो राइट साइड राइट क्रस ऑफ द डायफ्राम अराइज हो रहा है वो L1 L2 L3 लंबर वर्टिब्री से अराइज हो रहा है, उनके इंटरवर्टिबल डिस्क भी इंक्लूडेड है,
ठीक है। अच्छा जी, फिर आ जाता है हमारे पास मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट। जो मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट है, साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द सेकंड लंबर वर्टिब्री टू द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। अब यहाँ जो बात हो रही है ना, अब ये बॉडी से लेके ट्रांसवर्स प्रोसेस की बात हो रही है। जो मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट है उसकी ओरिजिन कहाँ से है? साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द सेकंड लंबर वर्टिब्री, यानी कि L2 लंबर वर्टिब्री की बात करें, उसकी बॉडी के साइड वाली जगह से, और वो कहाँ तक एक्सटेंड करेगा? वो एक्सटेंड करेगा जो फर्स्ट नंबर वर्टिब्री है ना, उसके ट्रांसवर्स प्रोसेस जो कि साइड्स पे होते हैं, नॉट स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस आपको जो है वो पीछे की तरफ फील होता है, जो आप अपने जो है पेल्पेट करके भी फील कर सकते हैं। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो साइड्स पे होते हैं, ठीक है। अब ये जो मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट है उसकी ओरिजिन है साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द सेकंड नंबर वर्टिब्री, ठीक है। सेकंड नंबर वर्टिब्री की बॉडी के साइड से कहां तक एक्सटेंड करेगा? टू द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्री, ठीक है। अब अगर आप ये देख लें मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट, तो यहाँ तो बेटा एज सच शो नहीं हो रहा, मगर मैं आपको सिर्फ उसकी मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट का दिखा सकती हूँ कि कहाँ आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और ये आपका मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट नजर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ से ओरिजिन कर रहा है कि सेकंड लंबर वर्टिब्री के बॉडी के साइड से ये ओरिजिन करेगा मसल ऑफ डायफ्राम, ठीक है, और जाके इंसर्ट करेगा फर्स्ट लंबर वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये इसकी ओरिजिन यहाँ से ये देख लें, मैंने अपनी मार्किंग एरो जो है वो अगर आपकी विंडो पे शो हो रहा है तो मैंने एरो वहां रखा है, तो आपको ये मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट नजर आ रहा है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, फिर लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट, टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्री टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द 12th रिब, यानी कि कंटिन्यूटी में, कि जहां हमने L2 की बात की तो L2 से वो L1 पे गया, L1 से वो अब 12th रिब पे जाएगा, ठीक है। अब लेटरल आर्क्वेट लिगामेंट जो है वो कहां से राइज करेगा? वहीं से अराइज करेगा जहां पर मीडियल आर्क्वेट लिगामेंट ने अपनी इंसर्शन छोड़ी थी, ठीक है। वो कहाँ थी? वो फर्स्ट लंबर वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस का टिप था, वहां से ये अराइज करेगा और कहां तक एक्सटेंड करेगा? 12th रिब के लोअर बॉर्डर तक, ठीक है, 12th रिब के लोअर बॉर्डर तक। ये सारी की सारी इसकी ओरिजिन है, ठीक है। और जो मीडियल बॉर्डर ऑफ द टू क्यूरेरास आर कनेक्टेड बाय मीडियन आर्क्वेट लिगामेंट। अब जो दो क्यूरेरास हैं, ठीक है, ये क्यूरेरास आर प्लूरल। अब राइट क्रस्ट और लेफ्ट क्रस्ट को मैं दोनों को कह रही हूँ क्यूरेरास। जो बच्चे अंडरस्टैंडिंग में मसला है उनको, तो उनके लिए बता रही हूँ, अब सारे मत समझ जाइएगा कि किसी को स्पेसिफाई कर रही हूँ, स्पेसिफिकली किसी बच्चे को कह रही हूँ, नहीं। अब बाद में मेरे पास मेरी वॉल पे क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम इसका क्या मतलब है। तो क्यूरेरास जो है वो बेटा वो प्लूरल है राइट एंड लेफ्ट क्रस्ट का, ठीक है। अब इसका जो जाहिर सी बात है, अब उनके बॉर्डर्स हैं, एक मीडियल बॉर्डर एक लेटर बॉर्डर। अब जो मीडियल बॉर्डर ऑफ द राइट एंड लेफ्ट क्रस्ट वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कनेक्टेड हैं, किसके थ्रू? मीडियन आर्क्वेट लिगामेंट के थ्रू, ठीक है ना। वो किसके थ्रू कनेक्टेड है? मीडियन आर्क्वेट लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। विच क्रॉस ओवर द इंटीरियर सर्फेस ऑफ द अयोटा, और ये जो है ना इंटीरियर सर्फेस ऑफ द अयोटा से ये वाला जो है वो क्रॉस करेगा लिगामेंट, ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, द मीडियल बॉर्डर ऑफ द टू क्यूरेरास, या जो जो मीडियल बॉर्डर है राइट एंड लेफ्ट क्रस्ट का, आपस में वो कनेक्टेड हैं, किसके थ्रू आपस में जुड़े हुए हैं? मीडियन आर्क्वेट लिगामेंट, नॉट मीडियल, ठीक है, मीडियन आर्क्वेट लिगामेंट। ये फिर बेटा आप लोग एमसीक्यू में या फिर जब आपकी थ्योरी होती है उसमें आप ये चीजों को ना गलत कर देते हैं, मीडियल को मीडियन कर देते हैं, मीडियन को मीडियल कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो आप ये क्रस्ट है ना, राइट एंड लेफ्ट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम आपस में जुड़े हुए मीडियन, ठीक है, मीडियन आर्क्वेट लिगामेंट्स है, ठीक है, और जो क्रॉस करेगा इंटीरियर सरफेस ऑफ द अयोटा। अब जो है इसकी हम लोगों ने ओरिजिन पढ़ ली, अब इस पे दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक जो है ओरिजिन जो थी वो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ज़ीफाइड प्रोसेस से थी, ये देखिए, ये आपको डायग्राम में
पोस्टीरियर सरफेस, और ये इंफीरियर व्यू ऑफ द डायफ्राम है। ये किसकी, हम लोगों ने जीफर्ड प्रोसेस से उसकी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द जीफर्ड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम, वहां से इसकी ओरिजिन बताई। एक मैंने आपको लोअर सिक्स रिब्स विद द कॉस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है, ये कॉस्टल ओरिजिन बताई। फिर मैंने आपको वर्टिबल ओरिजिन बताई। वर्टिबल जो ओरिजिन है, एक उसमें आपके राइट क्रस है, लेफ्ट क्रस है, ठीक है। राइट क्रस की ओरिजिन जो है वो साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ द फर्स्ट थ्री लंबर वर्टिब्री विच आर L1, L2, L3 एंड द इंटरवर्टिबल डिस्क, वहां से, ठीक है। और लेफ्ट क्रस जो है उसकी ओरिजिन होगी साइड ऑफ द बॉडीज ऑफ लंबर वर्टिब्री विच आर L1, L2 एंड द इंटरवर्टिबल डिस्क, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अब ये जो है आपकी क्यूरेरास राइट एंड लेफ्ट क्रस की बात की। फिर आ जाते हैं हमारे पास आर्कुएट लिगामेंट। अब मीडियल आर्कुएट लिगामेंट जो है और लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट जो है वो कहाँ से ओरिजिन करेगा, मीडियल आर्कुएट लिगामेंट जो है, medial arcuate ligament जो है वो साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द सेकंड लंबर वर्टिब्री टू द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्री। और फिर जो लेटरल आर्कुएट लिगामेंट है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस की टिप से फर्स्ट लंबर वर्टिब्री से लेकर जाएगा 12th रिब के लोअर बॉर्डर पे। और इसी तरह पे जहां दोनों आपकी राइट एंड ये जो है लेफ्ट क्रस आपस में कनेक्ट होते हैं वो इस थ्रू मीडियन आर्कुएट लिगामेंट। अच्छा जी, फिर इसकी नर्व सप्लाई जो है वो उसकी मोटर नर्व सप्लाई, मोटर नर्व सप्लाई जो वो राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व्स हैं, ठीक है। मोटर नर्व सप्लाई ऑफ द डायफ्राम, मोटर नर्व सप्लाई ऑफ द डायफ्राम इज थ्रू राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व जो कि C3, C4 एंड C5 रूट वैल्यू है इसकी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेंसरी नर्व सप्लाई। The parietal pleura and peritoneum covering the central surface of the diaphragm are from the phrenic nerve, ठीक है, and the periphery of the diaphragm is from the lower six intercostal nerve। यानी कि जो सेंट्रल सरफेस है डायफ्राम की वो फ्रेनिक नर्व से, और जो पेरिफेरल डायफ्राम है वो लोअर सिक्स इंटरकॉस्टल नर्व, ठीक है। मैं रिपीट करती हूँ, जो सेंसरी नर्व सप्लाई ऑफ द डायफ्राम है, द parietal pleura and peritoneum कवरिंग द सेंट्रल सरफेस ऑफ द डायफ्राम। अब जो पैराइटल प्लूरा है और जो पेरिटोनियम है जो कवर कर रहे हैं सेंट्रल सरफेस ऑफ द डायफ्राम को, वो कहाँ से उसकी सप्लाई आ रही है, वो फ्रेनिक नर्व से आ रही है। और जो डायफ्राम का पेरिफेरल एरिया है वो लोअर सिक्स इंटरकॉस्टल नर्व से आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आर्टरीज सप्लाइंग द डायफ्राम आर सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। अब जो डायफ्राम की आर्टीरियल सप्लाई है उसमें सुपीरियर सरफेस को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी, सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी, ठीक है। और जो इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम है उसकी सप्लाई कहाँ से हो रही है, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज विच आर द ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल अयोटा, ठीक है। इसको मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ आपके लिए। बहुत ही आसान टॉपिक है बेटा, इसको बस जो है वो आप एटलीस्ट खोलें, उसी में से आपको जो है ना इसकी ओरिजिन इंसर्शन, उसकी आर्टीरियल सप्लाई, ये सब याद हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैं इसको दोबारा से रिपीट करती हूँ। मोटर नर्व सप्लाई, और जो है मोटर नर्व सप्लाई टू द राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व्स, ठीक है। मोटर नर्व सप्लाई किसके थ्रू है, राइट साइड पे राइट फ्रेनिक नर्व होगी, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट फ्रेनिक नर्व होगी जिसकी रूट वैल्यू है C3, C4 एंड C5। अब सेंसरी सप्लाई ऑफ द डायफ्राम इज थ्रू पैराइटल प्लूरा एंड पेरिटोनियम कवरिंग द सेंट्रल सरफेस ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। ये किसके थ्रू है, ये फ्रेनिक नर्व के थ्रू है। और जो पेरिफ्री ऑफ द डायफ्राम है ना वो लोअर सिक्स इंटरकॉस्टल नर्व्स के थ्रू है। आर्टरीज में सुपीरियर सरफेस को कौन सप्लाई कर रहा है, सुपीरियर सरफेस को सप्लाई कर रहा है पेरिकार्डियोफ्रेनिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरीज, ठीक है। और सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज जो कि थोरेसिक एयोटा की ब्रांचेस हैं, ठीक है। उसके बाद इंफीरियर सरफेस आपको पता है कि डायफ्राम के सुपीरियर सरफेस पे तो आपका थोरेसिक अयोटा है, और डायफ्राम की इंफीरियर सरफेस पे आपका एब्डोमिनल अयोटा। जैसे ही आपका डिसेंडिंग अयोटा डायफ्राम के अयोटिक हाइटस से गुजर जाएगा तो उसका नाम चेंज हो जाएगा। पहले उसका नाम था डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, वंस इट
जो है मूव डाउन थ्रू अयोटिक हाइटिस, तो इसका नाम हो जाएगा डिसेंडिंग एब्डोमिनल अयोटा। तो इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज जो है एब्डोमिनल अयोटा की ब्रांचेस हैं जो कि सप्लाई कर रही है इन्फीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम को। अच्छा जी, फिर आ जाती है हमारी वेन्स। द वेन्स ड्रेनिंग द superior surface of the diaphragm are the pericardiophrenik and musculophrenic vein, वही सारी की सारी जो कि आपकी आर्टरीज को कॉरेस्पॉन्ड करती हैं। तो वेन्स जो है वो सुपीरियर सरफेस को कौन कहाँ कहाँ से ड्रेनेज होगी और इन्फीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम की कहाँ कहाँ से ड्रेनेज होगी। सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम की ड्रेनेज जो है पेरिकार्डियोफ्रेनिक एंड मस्कुलोफ्रेनिक वेन्स में ड्रेन करेगा। ठीक है, ऑन द राइट साइड अ सुपीरियर फ्रेनिक वेन, some veins from the posterior curvature of the diaphragm drain into the azygous and hemizygous vein। ठीक है, अब वही कॉरेस्पॉन्ड करेंगी आर्टरीज को। पेरिकार्डियोफ्रेनिक वेन्स होगी, मस्कुलोफ्रेनिक वेन्स के अंदर ड्रेन कर रहा है, राइट साइड पे सुपीरियर फ्रेनिक वेन में ड्रेन कर रहा है, और कुछ वेन जो ना पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द डायफ्राम का वो ड्रेन करता है जाइगस एंड हेमीजाइगस वेन में। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम की जो वीनस ड्रेनेज है इज थ्रू इंफीरियर फ्रेनिक वेन। ठीक है, अब जैसे आपने सुपीरियर सरफेस का पढ़ा तो वहां पर आपको राइट साइड पे सुपीरियर फ्रेनिक वेन में ड्रेन करता हुआ पता चल रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है, और इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम में जो इंफीरियर फ्रेनिक वेन जो है ना वो अल्टीमेटली ड्रेन करेगी राइट इंफीरियर फ्रेनिक वेन में। ठीक है, और लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक वेन इज यूजुअली डबल्ड। ठीक है, अच्छा जी, जो लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक वेन है वो डबल है विथ वन ब्रांच पासिंग इंटीरियर टू द esophageal hiatus to end in the inferior vena cava and the other more posterior branch usually joining the left suprarenal vein। ठीक है, the right and left phrenic veins may anastomose with each other। ठीक है, आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड हो गया हो। यहाँ पर मैंने काफी जो है वो रुक रुक के और काफी आपको रिपीटेडली चीजें बताई हैं। अच्छा जी, लिम्फेटिक प्लेक्सस। लिम्फेटिक प्लेक्सस जो है ऑन द सुपीरियर इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम कम्युनिकेट फ्रीली। जो लिम्फ का जो सारा फ्लो है वो सुपीरियर इंफीरियर सरफेस पे डायफ्राम के वो कम्युनिकेट कर रहा है फ्रीली। द इंटीरियर पोस्टीरियर डायफ्रेगमेटिक लिम्फ नोड, जो इंटीरियर और जो पीछे जो है डायफ्रेगमेटिक लिम्फ नोड है आर ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम की सुपीरियर सरफेस पे आपके इंटीरियर पोस्टीरियर डायफ्रेगमेटिक लिम्फ नोड है। ठीक है, लिम्फ फ्रॉम दीज नोड ड्रेन इनटू द पेरास्टर्नल। अब यहाँ से जो लिम्फ है ना वो ड्रेन करेगा, लिम्फ फ्रॉम दीज नोड ड्रेन इनटू द पेरास्टर्नल, पोस्टीरियर मीडियास्टर्नल एंड फ्रेनिक लिम्फ नोड में। ठीक है, फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम ड्रेन इनटू द इंटीरियर डायफ्रेगमेटिक, फ्रेनिक, सुपीरियर लंबर लिम्फ नोड। ठीक है, जो इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम के जो ड्रेनेज है वो जाके इंटीरियर डायफ्रेगमेटिक में, फ्रेनिक में, सुपीरियर लंबर लिम्फ नोड में जाके ड्रेन करेगा। ठीक है, lymphatic capillaries are dense on the inferior surface of the diaphragm, constituting the primary means for absorption of peritoneal fluid and substances introduced by intraperitoneal injection से। तो यहाँ से उसकी absorption हो जाएगी। मैं lymphatic drainage जो है lymphatic plexus को दोबारा से repeat करती हूँ। The lymphatic plexus on the superior inferior surface of the diaphragm communicate freely, यानी कि इनकी आपस में कम्युनिकेशन में कोई हर्डल नहीं है, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, फ्रीली। जो सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम की पहले बात करते हैं, उसके बाद हम इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम की बात करेंगे। द इंटीरियर पोस्टीरियर डायफ्रेगमेटिक लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब आगे और जो पीछे डायफ्राम के लिम्फ नोड्स है ना वो कहाँ पड़े हुए हैं, वो सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम पे पड़े। ठीक है, अब यहाँ से जो लिम्फ है ना वो ड्रेन करेगा स्टर्नम के साथ जो पड़े पोस्टीरियर मीडियास्टर्नम में और फ्रेनिक लिम्फ नोड में। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारी बात होगी सुपीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम के लिम्फ नोड की। अब इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम की जो लिम्फ नोड है, लिम्फ है ना सारा का सारा, वो कैसे ड्रेन करेगा। फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम ड्रेन इनटू द इंटीरियर डायफ्रेगमेटिक, फ्रेनिक, सुपीरियर लंबर लिम्फ नोड में। अब जो इंफीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम के पास लिम्फेटिक कैपिलरीज है वो इतनी डेंस है कि वहां एब्जॉर्प्शन होनी है पेरिटोनियल फ्लूइड्स की, और वो सब्सटेंस जो आपने इंजेक्शन के थ्रू वहां इंजेक्ट किए। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ द डायफ्राम। अब डायफ्राम का बेसिक फंक्शन क्या है, मसल ऑफ इंस्पिरेशन है। ठीक है,
इसमें वर्टिकल डायमीटर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये भी मैंने आपको बहुत डिटेलिंग में पढ़ाया था। उसके अलावा मसल ऑफ एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग कैसे है, वेट लिफ्टिंग मसल्स कैसे हैं, ठीक है, थोरैको एब्डोमिनल पम्प। अब लास्ट में टाइम बचा तो फिर मैं आपको जो है ना इसके फंक्शन की भी रिपीटेशन जो है वो दोबारा से करवा दूंगी, ठीक है। वैसे हमारे पास तो काफी मैक्सिमम टाइम है। अच्छा जी, फंक्शन ऑफ द डायफ्राम मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि बेसिक इसका जो फंक्शन है वो इंस्पिरेशन है, जब आप इंस्पायर करते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं, ठीक है, ब्रीद इन करते हैं, उसके बाद जो है मसल ऑफ एब्डोमिनल स्ट्रेनिंग है, फिर वेट लिफ्टिंग मसल्स हैं, फिर थोरैको एब्डोमिनल पंप है। आफ्टर दैट फिर हमारे पास आ जाता है डायफ्रेगमेटिक अपर्चर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसके अंदर इसकी ओपनिंग का लेवल्स मतलब इनकी जो ओपनिंग के लेवल्स कहाँ पर हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी मेजर ओपनिंग है, कौन सी माइनर ओपनिंग है। डायफ्रेगमेटिक अपर्चर्स, केबल ओपनिंग, जो केबल ओपनिंग है वो आपको पता है नाम से ही, ठीक है। एक इसोफेजियल ओपनिंग, एक एओर्टिक है। इसोफेजियल ओपनिंग यहाँ हाइटिस जो है, हाइटिस जो है इसमें से एसोफेगस पास करेगा, एओर्टिक में से एओर्टा पास करेगा, और केबल ओपनिंग में से इन्फीरियर वेना कैवा और इसकी साथ अकोमोडेटिंग जो है वो चीजें जा रही होंगी। अच्छा जी, जो केबल ओपनिंग है इन द सेंट्रल टेंडन, कहाँ पर आपको नजर आ रही है, सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम में। ये मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ यहाँ पर, ये देखें, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर आपको सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम के अंदर केबल ओपनिंग इन्फीरियर वेना कैवा के लिए नजर आ रही है, ठीक है। उसके अलावा आगे मूव करते हैं, फिर दोबारा से ये डायग्राम को फोकस कर लेंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि ना जो केबल ओपनिंग है जिसमें से इन्फीरियर वेना कैवा पास करेगी, तो वो सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम में राइट ऑफ मीडियन प्लेन, और मीडियन प्लेन के बिल्कुल राइट पर है, क्योंकि आपको पता है इंफीरियर वेना कैवा ने जाके एंटर होना है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में, क्योंकि आप वो सेकेंड सब स्टेज के लिए हार्ट की डिटेल स्टडी करेंगे तो उसमें भी आपको काफी चीजें की नो हाउ हो जाएगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। केबल ओपनिंग जो है वो सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम में ये ओपनिंग है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में अभी शो कराई है, ठीक है। और कहाँ पर इसकी है लोकेशन, राइट ऑफ मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन जो है वो आपको पता है कि क्या है, और उसके भी राइट साइड पे है, एट द लेवल ऑफ द intervertebral disc between the T8 and T9 vertebrae. अब thoracic vertebrae 8 and thoracic vertebrae 9 के जो intervertebral disc हैं, यानी इन दोनों vertebrae के दरमियान जो intervertebral disc है उस लेवल पर ये केबल ओपनिंग है, ठीक है, at the level of the intervertebral disc between the T8 and T9 vertebrae, ठीक है। द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू इट आर, अब इस जो ओपनिंग से जिसको हम केबल ओपनिंग कह रहे हैं, इनमें से जो चीजें गुजरेंगी उसमें इन्फीरियर वेना कैवा है, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द राइट फ्रेनिक नर्व है, ठीक है, इन्फीरियर वेना कैवा, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द राइट फ्रेनिक नर्व है, अ फ्यू लिम्फेटिक वेसल ऑन देयर वे फ्रॉम द लिवर टू द मिडिल फ्रेनिक एंड मीडियास्टल लिम्फ नोड। कुछ लिम्फेटिक वेसल जो है लिवर से और मिडिल फ्रेनिक, ठीक है, मिडिल फ्रेनिक तक और मिडियासल लिम्फ नोड तक जा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लिम्फेटिक्स जो है ना वो लिवर से लेके मिडिल फ्रेनिक और मिडियासल लिम्फ नोड तक एक पूरा वे ले रहे जा रहे हैं, ठीक है। अब इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। अब ये देख ले, सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम में आपको नजर आ रही है केबल ओपनिंग, जिसमें से इन्फीरियर वेना कैवा पास करेगा, और राइट फ्रेनिक नर्व की ये पेरिकार्डियो फ्रेनिक ब्रांचेस नजर आ रही है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे देखते हैं द इंफीरियर वेना कैवा इज एडहेरेंट टू द मार्जिन ऑफ द ओपनिंग। अब ये जो आपकी केवल ओपनिंग के जो मार्जिन हैं, तो इंफीरियर वेना कैवा उसके साथ एडहेर हुआ है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, और कॉन्सिक्वेंटली जब डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब आप सांस अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे इंस्पिरेशन पे,
ठीक है। अब ये बात बताने का मकसद ये कि जो केवल ओपनिंग के मार्जिन है ना, वहां कैवा जो ना एडहेर हुआ है। तो इसलिए इसका एक कॉन्सिक्वेंट क्या है, व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब आप जो है ना इंस्पायर करेंगे तो डायफ्राम जो है ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इट वाइडन्स द ओपनिंग, तो ये ओपनिंग जो है वो वाइड हो जाएगी, ठीक है। एंड डायलेट द इन्फीवेना कैवा, और इस तरह इन्फीवेना कैवा डायलेट हो जाएगा। जब ओपनिंग खुल जाएगी, ठीक है, चौड़ी हो जाएगी, तो इन्फीवेना कैवा भी डायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ब्लड फ्लो जो है ना वो हार्ट की तरफ फैसिलिटेट होगा, ठीक है। दीज चेंजेस फैसिलिटेट ब्लड फ्लो थ्रू दिस लार्ज वेन टू द हार्ट, यानी कि इसका मेन पर्पस इसके साथ एडहेयर होने का अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है कि जब इसके जो मार्जिन्स हैं केवल ओपनिंग के, वो इन फी वेना केवा के साथ एडहेयर हुए में, चिपके हुए, तो जब आप इंस्पायर करते हैं, इनहेल करते हैं, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो ये जो ओपनिंग है ये जो है वो वाइड हो जाती है, ठीक है। जब वाइडन हो जाती है तो वो इन्फीवेना केवा डायलेट कर देगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में। तो आपको पता है ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाता है, ठीक है। तो जब चीज को डायलेट करती है तो ल्यूमेन भी वाइडन हो जाता है। तो उससे इस वाली सारी की सारी चेंजेस से क्या फैसिलिटेशन हो रही है कि जो लार्ज वेन से ब्लड फ्लो कर रहा है ना, वो उसको जो ईज हो जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा, बेटर अप्रोच हो जाएगी, ठीक है, टुवर्ड्स हार्ट, ठीक है। यानी कि अब ये सारी चीजें एक दूसरे को फेवर कर रही हैं। आगे चलते हैं, अब ये डायग्राम देखते हैं, इसमें आपको जो है सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम में केबल ओपनिंग नजर आ रही है। अब हम आगे देखते हैं, उसमें हम जो है ईसोफेजियल हाइटिस को की ओपनिंग को देख लेते हैं। अच्छा जी, आप जब तक इस डायग्राम को एक दफा गौर से इसकी ओपनिंग्स को, इसके ओरिजिन को देखें, ठीक है, फिर मैं आगे जो है आपको ईसोफेजियल और एयोटिक की जो है वो डिटेल बताती हूँ, ठीक है। ताकि जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया उसको एक दफा आप प्लीज रिकॉल कर लें, क्योंकि ये सारी चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ काफी डिटेल में। तो जो जो अभी जब से मेरी क्लास स्टार्ट हुई है, तो उसको एक दफा अपनी जो है वो माइंड में रिकॉल करें, ताकि अभी कोई आपको कोई चीज में मुश्किल हो रही है वो आप मुझसे पूछ लें। अच्छा जी, हम आगे प्रोसीड करें फिर, या एक दफा प्लीज इसको, जिन बच्चों ने जिनको अंडरस्टैंडिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, वो जो है वो दोबारा से केबल ओपनिंग के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो उसको मैं फिर दोबारा से एंड में आपको बता दूंगी। एक दफ़ा इसको हम सारी ओपनिंग्स को डिटेल में कर लें, ठीक है ना। तो एक दफ़ा इसको आप रीड आउट कर लें, जिसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। आई होप यहाँ पर आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको काफ़ी डिटेलिंग में जो है वो मैंने आपको समझाया है। और दूसरी बात ये है कि इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ही आसान है। बस एक गौर से आप एक दफ़ा एटलस खोलें और उसको एक दो दफ़ा उसकी स्लाइड्स को गौर से देखें, और इंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशंस देख लें, कौन से स्ट्रक्चर्स गुजर रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ लिम्फ है, कहाँ कहाँ की आपकी आर्टरीज है, वेन्स है, कहाँ उसको ड्रेन कर रही हैं, ठीक है। तो वो आपको उसी तरह जो है वो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। ऑल्दो मैंने सारा जो है वो ईच एंड एवरीथिंग इसमें अपनी स्लाइड्स में लिखने की कोशिश की है, ताकि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो। और डायग्राम्स जो मैक्सिमम थी एटलस से और आपकी टेक्स्ट बुक से, वो भी मैंने इसमें डाली है। अच्छा, अब सेकंड जो है हमारे पास इसोफेजियल हाइटिस है। जैसे कि आपको पता है, इसोफेजियल हाइटिस में से इसोफेगस पास करेगा, ठीक है। और इसोफेगस की जो ओपनिंग है वो किस लेवल पर है? इन द मसल ऑफ द राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ द 10th thoracic vertebrae,
ठीक है, ये इसकी ओपनिंग टेंडन में नहीं है, ठीक है, तो मेक श्योर कर लें। और दूसरी बात ये है कि जब आपका एमसीक्यू आएगा तो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर कट होनी चाहिए, कौन सी ओपनिंग जो है वो मसल में है और कौन सी ओपनिंग आपकी टेंडन में। तो इसोफेजियल हाइटिस जो है वो उसकी जो ओपनिंग है वो कहाँ पर है, इन द मसल ऑफ द राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, जो राइट क्रस्ट पढ़ा था हमने, राइट क्रस्ट कहाँ से ओरिजिन ले रहा था, साइड ऑफ द बॉडीज ऑफ फर्स्ट थ्री लंबर वर्टिब्री, उसके मसल के अंदर इसकी ओरिजिन सॉरी ओपनिंग है। ठीक है ना, कौन सा लेवल है, 10th thoracic vertebrae का लेवल है ये। ठीक है, द स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द इसोफेजियल हाइटिस आर, अब कौन कौन सी इसोफेजियल हाइटिस से स्ट्रक्चर जो है वो पास कर रहे हैं, उसमें सबसे जो है फर्स्ट तो आपको वैसे ही नाम से ही याद हो जाना चाहिए कि इसोफेगस इटसेल्फ है, उसी के बेस के ऊपर ये नाम उसको दिया है मेजर ओपनिंग का इसोफेजियल हाइटिस। और उसके साथ जो माइनर साथ अकोमोडेशन मतलब अकोमोडेटिंग कर रही हैं चीजें, वो इंटीरियर पोस्टीरियर वेगल ट्रंक्स साथ साथ जा रहे हैं, इसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स जा रही हैं और फ्यू लिम्फेटिक्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद द फाइबर ऑफ द राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम, अब डायफ्राम के राइट क्रस्ट के जो फाइबर्स हैं, ठीक है, डीकसेट क्रॉस वन एन अदर, अब वो जो फाइबर्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, डीकसेट करेंगे इनफीरियर टू द हाइटस, यानी हाइटस से नीचे इनफीरियरली, ठीक है, फॉर्मिंग द मस्कुलर स्फिंक्टर फॉर द इसोफेगस, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर बनाया जाएगा इसोफेगस के लिए, दैट कंस्ट्रिक्ट इट व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, बंद हो जाए जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्योंकि अगर जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अगर यहाँ पर ये स्फिंक्टर ना होता तो रिफ्लक्स होके सारा का सारा जो गैस्ट्रिक जूस है वो जो है वो आपके थ्रोट तक आ जाता। तो इसलिए इसकी प्रिवेंशन के लिए एक जो है नेचर ने ये एक निज़ाम बनाया, और जो राइट क्रस्ट ऑफ द डायफ्राम के जो फाइबर हैं उन्होंने डीकसेट किया, क्रॉस किया एक दूसरे के साथ, ठीक है, हाइटिस के नीचे, और एक स्लिंग बनाई जिसको मस्कुलर स्फिंक्टर कहते हैं इसोफेगस के लिए। ठीक है, जब वो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो बंद हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, डायलेट नहीं करेगा। ठीक है, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अब अगर आप इसको जो है कंपेयर करें कि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो इन्फीरियर वेना केवा का जो हाइटिस था, जो ओपनिंग थी वो वाइडन हो जाती थी, मगर यहाँ पर इसोफेगस की जो है वो इसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। ठीक है, ये वाइस वर्सा हो गया कि वहां पर ओपनिंग वाइड होने की वजह ये थी कि सारा का सारा जो ब्लड था वो टुवर्ड्स हार्ट की तरफ पंप कर दिया जाए, ठीक है, और सेकंड हार्ट जो है वो उसको पंप करके भेज देगा हार्ट की तरफ। तो सेकंड हार्ट भी आप पढ़ेंगे जब आप लोअर लिम्ब पढ़ेंगे, ठीक है, काफ मसल्स को हम सेकंड हार्ट कहते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा जब हम यहाँ बात करते हैं कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो इसोफेगस का जो ये स्फिंक्टर है ये कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ल्यूमन बंद हो जाएगा, तो वो जो गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं एयोटिक हाइटस। एयोटिक हाइटस जो है नाम से ही आपको बता रहा है कि अयोटा जो है, ठीक है, वो यहाँ से पास करेगा। जब अयोटा है जो डिसेंडिंग अयोटा है, जब वो आपके थॉरिक्स में तो उसको डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा कहेंगे। वंस इट पास थ्रू द अयोटिक हाइटस तो वो आपका डिसेंडिंग थोरेसिक अयोटा, उसका नाम चेंज हो जाएगा डिसेंडिंग एब्डोमिनल अयोटा। तो अयोटिक हाइटस से आपका अयोटा पास कर रहा है, ओपनिंग पोस्टीरियर इन द डायफ्राम। अब ये डायफ्राम के पोस्टीरियरली एक ओपनिंग है जहां से अयोटा पास कर रहा है, बिकॉज अयोटा डज नॉट पेयर्स द डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम को ये पेयर्स नहीं कर रहा, ये डायफ्राम के पोस्टीरियर साइड पे एक ओपनिंग है जिसमें से सिर्फ आपका अयोटा पास कर रहा है डाउन। अब आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए कि जो एक सेंट्रल टेंडन में आपकी वीना केवा जो है केवल ओपनिंग थी, ठीक है, राइट क्रस्ट के जो है उसमें आपके राइट साइड पे मीडियन प्लेन के आपकी इसोफेजियल ओपनिंग थी, मगर अयोटिक ओपनिंग जो है वो डायफ्राम के अंदर डायफ्राम को पेयर्स नहीं कर रही, ये पोस्टीरियरली एक डायफ्राम के पोस्टीरियर एक ओपनिंग है फॉर द पैसेज ऑफ अयोटा। ठीक है, ओपनिंग पोस्टीरियर इन द डायफ्राम, डायफ्राम के पोस्टीरियर एक ओपनिंग है जो कि अयोटा की पैसेज के लिए है, क्योंकि aorta itself does not pierce the diaphragm,
मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम, क्योंकि अगर ये अयोटा की जो अगर वो पेयर्स करता तो यहाँ तो उसका ल्यूमन को कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता, ठीक है, या उसको वाइडन होना पड़ता। तो इस चीज को जो है वो अवॉइड करने के लिए अल्लाह ताला ने, नेचर ने इसकी ओपनिंग ही पोस्टीरियरली रख दी, डायफ्राम के पोस्टीरियर साइड पे, और ये डायफ्राम को पेयर्स नहीं कर रहा। तो ये क्लियर कट है कि ये बहुत फेवरेट वाइवा क्वेश्चन होता है कि डायफ्राम जो है वो उसको अयोटा पेयर्स नहीं कर रहा, बिकॉज अयोटा डज नॉट पेयर्स द डायफ्राम। Movement of the diaphragm do not affect blood flow through its respiration. As I told you before कि अगर इस डायफ्राम को अयोटा पेयर्स करता, ठीक है, तो जो डायफ्राम की मूवमेंट्स थी, या तो उसको उसको वाइडन करना पड़ता या उसको उसको कंस्ट्रिक्ट करना पड़ता। तो इस सब चीजों को इग्नोर करने के लिए नेचर ने इसकी ओपनिंग डायफ्राम के पोस्टीरियरली रखी है, ताकि डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम की मूवमेंट से, ठीक है, कोई इफेक्ट जो है वो अयोटा के ऊपर ना पड़े। तो जब अयोटा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो उसकी ब्लड फ्लो के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। द aortic hiatus also transmit the thoracic duct and sometimes the azygous and hemizygous vein। अब aortic hiatus में से क्या क्या चीज है और इसके साथ गुजर रही है, अयोटा के, thoracic duct, ठीक है, और साथ में जो ना कभी कभार एजाइगस और हेमीजाइगस वेन्स भी, ठीक है। स्मॉल ओपनिंग्स एंड डायफ्राम। अब डायफ्राम में जो हमने मेजर ओपनिंग्स पढ़ी हैं, उसके बाद हम स्मॉल ओपनिंग्स की बात करते हैं। स्मॉल ओपनिंग्स में हमारे पास स्टर्नोकॉस्टल ट्रायंगल है, जो कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि स्टर्नोकॉस्टल ट्रायंगल, जिसको हम फोरामेन ऑफ मॉरगैग्नी कहते हैं, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा एज वेल एज एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। स्टर्नल कॉस्टल ट्रायंगल या फोरामेन ऑफ मॉरगैग्नी है क्या? बिटवीन द स्टर्नल एंड कॉस्टल अटैचमेंट ऑफ द डायफ्राम, जहां पर स्टर्नल और कॉस्टल अटैचमेंट ऑफ द डायफ्राम है ना, उसके दरमियान है। इसमें से क्या ट्रांसमिट हो रहा है इस ट्रायंगल में से? This triangle transmit lymphatic vessel from the diaphragmatic surface of the liver and the superior epigastric vessel। यानी कि इस ट्राइंगल में से ट्रांसमिट हो रही है लिम्फेटिक वेसल्स, कहाँ से आ रही है? डायफ्रेगमेटिक सरफेस ऑफ द लिवर से एंड सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स, ठीक हो गया। अब ये फोरामेन ऑफ मॉरगैग्नी आपको मैं दिखा दूं, ये देख लें, ये देख लें, ठीक है, स्टर्नोकॉस्टल ट्राइंगल, फोरामेन ऑफ मॉरगैग्नी, ठीक है, ये रहा। आगे चलते हैं। आई होप आपको ये याद हो जाना चाहिए, जितना मैं आराम से और जितना मैं बार बार रिपीट में आपको पढ़ा रही हूँ। तो एटलीस्ट मेरे टॉपिक्स को तो बार बार आपको बुक से देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत ही आराम से, बहुत ही डिटेलिंग के साथ, बहुत ही इजी करके मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पिक्चर्स भी बार बार साथ साथ शो कर रही हूँ। कोई मुश्किल है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, और किसी बच्चे ने मुझसे ऐसा जो है वो क्वेश्चन नहीं किया तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक के आपको जो है वो आसान ही लग रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग में जा रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको वाइंड अप करना है, ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया डायफ्राम। तो स्मॉल ओपनिंग्स को भी हम जल्दी से रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। स्टर्नोकॉस्टल ट्रायंगल, फोरामेन ऑफ मॉरगैग्नी, इसमें से क्या क्या ट्रांसमिट हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा स्मॉल ओपनिंग्स में डी टू द मीडियल आर्कुएट लिगामेंट, द सिंपैथेटिक ट्रंक एंड द लीस्ट स्प्लैंकिक नर्व्स, ये भी मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी कि medial arcuate ligament के deeply sympathetic trunk and least splanchnic nerves, ये मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ, ये पास कर रही हैं, ये देख लें, ये आपको sympathetic trunk नजर आ रहा है, ठीक है, sympathetic trunk नजर आ रहा है, और साथ splanchnic nerves भी नजर आ रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। बेटा देखिए, पास्ट पेपर से चाहे जो भी आए, चाहे हार्ड आए, कुछ भी आए, मगर बेटा आप लोगों ने थॉरो स्टडी तो उसको करना है, ठीक है।
अब अगर आप पास्ट पेपर पे रहेंगे तो पास्ट पेपर जो ज़्यादा फोकस करना होता है उसको हम एंड ऑफ द डेज में करते हैं, जब सिर्फ हमारी रिवीजन चल रही हो। अगर आप स्टार्ट ऑफ द मतलब ईयर से ही अगर पास्ट पेपर पे फोकस करेंगे तो बेटा आप डॉक्टर बन रहे हैं, आपको हर चीज़ के बारे में डिटेल पता होनी चाहिए। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी से अगर आप सिर्फ माइनर चीज़ों पे या कुछ चीज़ों पे फोकस हो जाएंगे तो इसका मतलब है फिर जब आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो उसको भी आप कहेंगे कि भाई मैंने तो ये चीज़ें नहीं पढ़ी थी, तो लिहाजा किसी और डॉक्टर से आप कंसल्ट करें। तो बेटा अभी आप फर्स्ट ईयर में तो पास्ट पेपर को ज़रूर देखें, मैं मना नहीं करती, और देखने भी चाहिए, मगर ये सारा काम जो है बेटा ये लास्ट जो आपका वीक होता है जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना होता है और आपने आपके पास टाइम शॉर्ट होता है। ठीक है, ये सिर्फ उस वाले स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है। मगर अगर आप अभी से पास पेपर्स को देखेंगे तो ये मैं तो आपको एडवाइस नहीं करूंगी, ये बहुत गलत जो है वो ट्रिक्स हैं, तो इसको प्लीज फॉलो उस तरह ना करें। बेटा ठीक है, आप सही कह रहे हैं, मगर बात यह है कि देखें, जब आपने स्टडी करना होता है और इस लेवल पे जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लेवल पर हैं, ठीक है, आप जरूर देखिए, मैंने आपको किसी को नहीं मना किया, आप जो जो भी बुक पढ़ना चाहते हैं उसके लिए भी मैंने आपको कभी नहीं मना किया। दो तीन बुक्स रखें, मगर टेक्स्ट बुक्स फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी में टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। उसके अलावा आपने जो बुक्स रखनी है वो आपने अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एडवांस करने के लिए है। मगर बात यह है कि पास्ट पेपर को बेटा अभी फिलहाल आप ड्रॉप कर दें। ठीक है, अभी आप फोकस करें कि आपने मेन कंटेंट क्या लेना है, आपने चीज़ों को कैसे समझना है, आपको उसकी एबीसी पता होगी तो आप उसको आगे जाके सर्जरी में अप्लाई करेंगे। अगर आपकी इनेटमी स्ट्रांग होगी तो आपकी सर्जरी इजी हो जाएगी, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा कुछ जो है ना वो रिकॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और जिसकी फिजियो बहुत स्ट्रांग होगी उसको मेडिसिन बहुत आसान हो जाएगी। ये बात मेरी आप जो है वो रिमाइंड कर लें कि अगर अभी आप सारा कुछ डिटेल थॉरो स्टडी करेंगे तो आपके लिए आने वाले टाइम में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ हार्ट सिर्फ थॉरिक्स में से नहीं आता, और अगर आया है तो अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता, मगर मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगी आप सारा कुछ थॉरो स्टडी करें। ठीक है, आपने फ्यूचर डॉक्टर बनना है, आप लोग के इसी में एक्सेल करना है, सर्जरीज करनी है, अगर सर्जन किसी ने बनना है तो इसको प्लीज थॉरो स्टडी करें। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे जो है वो, और वैसे भी आपको पता है कि आपके जो है वो कॉलेज का इस तरह का कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने टेस्ट लेते हैं यहाँ पर कि आपको हर चीज ही बेटा पूरी बुक ही करनी पड़ती है। ये इम्पोर्टेंट के ऊपर हम लोग कभी भी नहीं चले, आज तक इतने सालों में मैं कभी भी इम्पोर्टेंट पे नहीं रही। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने और देखा स्मॉल ओपनिंग से सिंपैथेटिक ट्रंक और लीस्ट प्लैंकिक नर्व पास करती हैं, और दे आर टू स्मॉल अपर्चर्स इन ईच क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, यानी राइट और लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम के अंदर और भी स्मॉल अपर्चर्स हैं। इसमें से कौन क्या क्या चीजें ट्रांसमिट होती है, ग्रेटर स्प्लैंकिक नर्व एंड लीस्ट स्प्लैंकिक नर्व्स। ठीक है, ओपनिंग्स बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, और मेजर ओपनिंग की तो आपको लेवल्स भी अच्छे से याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। अब आप देखें, ये आपको नजर आ रहा है स्टर्नम है, फिर आपको नजर आ रहा है डायफ्राम है, उसके बाद आपको इंफीरियर वेना कैवा की नजर आ रही है। ठीक है, ब्लू कलर की है, और ये पेयर्स कर रहा है T8 और T9 के दरमियान इंटरवर्टेबल डिस्क जो है उस लेवल पे। ठीक है, उसके बाद एसोफेगस है वो T10 के लेवल पे पेयर्स कर रहा है। फिर आप देख रहे हैं एयोटा पेयर्स नहीं कर रहा, मगर डायफ्राम के पोस्टीरियर सरफेस पे एक ओपनिंग है जहां से वो सिर्फ गुजर रहा है। इसके गुजरने की मैंने आपको बेसिक नॉलेज बता दी है, क्योंकि अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड फ्लो की जो है उसको वो डिस्टर्ब करेगा, उसकी ब्लड फ्लो के साथ इंटरफेरेंस करेगा, तो इसलिए इसके जो है ओपनिंग पीछे है डायफ्राम के, उसके अंदर नहीं है। ठीक है, फिर आपको नजर आ रहा है कि जैसे ही वो
पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम से जो ओपनिंग है वहां से पास करेगा, तो वहां पर उसकी मजीद ब्रांचेस हैं, जिसमें एक सीलिएक ट्रंक आपको शो हो रही है, सुपीरियर मेसेंटेरिक है और इन्फीरियर मेसेंटेरिक है। फिर वो आप जैसे एब्डोमेन पढ़ेंगे तो उसमें आप उसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो अयोटा है वो T12 के लेवल पे इसकी ओपनिंग है, ठीक है। एक केवल ओपनिंग इंपॉर्टेंट है, एक इसोफेजियल इंपॉर्टेंट है, एक आयोटिक हाइटिस इंपॉर्टेंट है, और ये लेटरल व्यू ऑफ फ्रॉम द लेफ्ट साइड आपको दिखाया गया है। अप्लाइड एनाटॉमी में मैंने हिकअप्स आपको बहुत डिटेल में कराए थे, ठीक है। सेक्शन ऑफ फ्रेनिक नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, रेफर्ड पेन फ्रॉम डायफ्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रप्चर ऑफ डायफ्राम एंड हर्निएशन ऑफ विसरास, ठीक है। कंजेनिटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया, ठीक है। ये इसको आप दोबारा से गो थ्रू कर ले। आई होप आई आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, ठीक है। और बहुत ही मैंने आपको जो है इसको डिटेल में बताया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।